हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स, जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस को आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि अकाउंटिंग के जो नियम हैं वो कितनी तरह के हैं। तो जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है बेसिक अजम्पशंस और कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल्स, तीसरा मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तीनों के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि वो क्या है। बेसिक कंसेप्ट, पहली कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहती है? ये कंसेप्ट कहती है कि बिजनेस की एंटिटी यानी बिजनेस की जो पहचान है वो इसके ऑनर से, जो इसका मालिक है, उससे बिल्कुल ही अलग है। यानी मालिक और बिजनेस को दोनों को बिल्कुल ही अलग अलग समझा जाता है। मालिक को, स्वामी को, ऑनर को ये माना जाता है कि उसने सिर्फ कैपिटल लगाई है, यानी बिजनेस में क्या है, कैपिटल इन्वेस्ट की है, और इस कैपिटल के बदले में उसे हम इंटरेस्ट देंगे या फिर प्रॉफिट कमा के देंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम होती है वो अलग रखी जाती है, और ऑनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो उसके पर्सनल हैं, यानी उसका कोई और भी बिजनेस है इवन वो भी, या उसके फैमिली के जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, उनको बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि बिजनेस अलग है। बिजनेस के अंदर सिर्फ बिजनेस का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें ऑनर का जो किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन है किसी के साथ, जो बिजनेस के साथ, बिजनेस के बाहर है, तो उसको हमने बिजनेस में इंक्लूड नहीं करना। तो ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा, यानी व्यवसाय का अस्तित्व उसके ऑनर से, उसके स्वामी से बिल्कुल ही अलग है। सेकेंड जो कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बिजनेस के अंदर किसी भी चीज़ को जो मेजर करना है, यानी कोई माप करना है किसी चीज़ का, तो उसे मनी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मनी के अंदर कन्वर्ट का मतलब है कि रुपए के अंदर, पैसे के अंदर, करेंसी के अंदर उसको लिखा जाता है। बिजनेस के पास कितनी मशीनरी है, कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, स्टॉक कितना है, ठीक है, फर्नीचर कितना है, यानी कि जो भी चीज़ है, लैंड है, बिल्डिंग है, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, उसे किसके अंदर कन्वर्ट करके लिखा जाता है? मनी के अंदर। तो ये कंसेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को आपने मनी के अंदर कन्वर्ट करना है, कि वो ट्रांजैक्शन कितने रुपए की है, एसेट है तो कितने रुपए की है, खर्च है तो कितने रुपए का है, तो मनी में आपने उसको मेजर करना है। ठीक है, थर्ड कंसेप्ट होती है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो ये कहती है कि व्यवसाय जो है वो लंबे समय तक, बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। आने वाले समय में हमें इसे बंद नहीं करना। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस शुरू करता है वो ये मान के शुरू करता है कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, और इसीलिए वो अपनी बुक्स के अंदर अपनी एसेट्स को, जो उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जिसमें उसने उनको खरीदा होता है, उन्हीं को रिकॉर्ड करता है और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल लगाता है, ये मान के कि बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। पीरियड के अंदर क्या है कि हमें बिजनेस के अंदर देखना होता है प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हो रहा है। तो अगर हम बिजनेस को ऐसे ही करते रहें बिना कोई रिकॉर्ड रखे और बिना कोई चेकिंग के कि कितने टाइम के बाद हमें देखना है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, जो कि 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक होता है, 1 अप्रैल तक। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर चेक किया जाता है कि बिजनेस के अंदर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एसेट्स कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लायबिलिटीज़ हमारी कितनी है, लोन कितने बढ़ रहे हैं, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, या प्रॉफिट कितने हमारे पहले से इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक पीरियड हमने डिसाइड कर लिया, और जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 ईयर का डिसाइड कर लिया। इसके अंदर हम देखते हैं कि 1 ईयर के अंदर हमारे बिजनेस ने क्या प्रोग्रेस करी है। तो ये है लेखा अवधि की अवधारणा। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। अभी हमने कंसेप्ट कंप्लीट करी हैं, तो सेकंड पार्ट आता है बेसिक प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी कंसेप्ट,
ये कहता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी लेन देन होगा, वो दो एस्पेक्ट्स होंगे, उसके डुअल एस्पेक्ट होगा। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी लेन देन नहीं होगा जिससे सिर्फ जो है वो एक ही अकाउंट अफेक्ट हो। जैसे आपने कोई चीज़ बेची है या खरीदी है, तो बेचोगे आप तो आपके पास कैश आएगा और आपके पास से जो गुड्स हैं वो चली जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ सेल करी है तो गुड्स हैं वो चली जाएंगी। एक तो गुड्स का अकाउंट आपका और दूसरा आपका कैश का अकाउंट। तो ये कहता है कंसेप्ट की ड्यूअल कंसेप्ट होता है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं इसके अकाउंटिंग के। यानी ऐसा कोई भी लेन देन नहीं होगा जिससे सिर्फ एक ही अकाउंट या एक ही साइड जो है वो अफेक्ट हो। ठीक है, हमेशा ही ट्रांजैक्शन के टाइम कितने एस्पेक्ट होंगे, कितने पहलू होंगे, उसके दो पहलू होंगे। ठीक है, एक कुछ आएगा और बदले में कुछ आपका जाएगा। ठीक है, वेरीफाइबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि आपके जो भी आपके पास कैश मीमो है, बिल है, इनवॉइस है, वो आपके पास होने चाहिए ताकि वो क्या हो, आपके लिए फ्यूचर के लिए एविडेंस हो, एक प्रमाण के तौर पर। ठीक है, ये प्रमाण का सिद्धांत है और प्रमाणिकता का सिद्धांत है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है उनको वेरीफाई करने के लिए आपके पास उसका कोई वॉचर होना चाहिए, कोई इनवॉइस, बिल होना चाहिए, बीजक होना चाहिए। ऐसे प्रमाणक आपके पास मौजूद होने चाहिए जिससे कि आपके अकाउंट्स को वेरीफाई किया जा सके। तो जो भी आपकी रिसिप्ट होती है, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको कोई रिसिप्ट मिलती है, कोई स्लिप मिलती है, तो वो आपका एज ए एविडेंस जो है वो काम करती है। तो एविडेंस जरूर होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि ट्रांजैक्शन जो भी हुई हैं वो वेरीफाई हो सकें। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने बिजनेस के अंदर अपनी एसेट्स को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करना है। यानी जितने में हमने उनको परचेज किया था, हम बुक्स के अंदर वही वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमने मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है और उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही ध्यान में रखना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है? जितने में हम उस एसेट को खरीद कर लाए थे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि हमें रेवेन्यू यानी आगम की पहचान कैसे करनी है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो अलग अलग कंपनियां, अलग अलग फर्में जो होती हैं, उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग अलग हो सकता है। इसके अलग अलग बेसिस होते हैं। जैसे कैश बेसिस है, कई फर्में, कंपनियां ये कहती हैं कि हम कैश बेसिस रखेंगे, जब तक हमारे पास कैश नहीं आ जाएगा हम तब तक उसको अपना रेवेन्यू नहीं मानेंगे, उस ट्रांजैक्शन को। कुछ अक्रूवल बेसिस पे अपने रिकॉर्ड्स को तैयार करती हैं कि जैसे ही आपने कोई इनकम कमा ली, जैसे कि उधार ही आपने कोई चीज़ सेल की है, कौन क्रेडिट सेल की है, तो आप ये मान लेते हैं कि आपने इतने रुपए कमा लिए, तो आप उस कमाई हुई इनकम के आधार पर ही, अक्रूवल इनकम के आधार पर ही आप अपने अकाउंट्स में उसका रिकॉर्ड कर लेते हो। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि आपने जैसे ही कोई इनकम अर्न कर ली है, आपने उसको रेवेन्यू मान लेना है। ठीक है, तो वैसे तो किसी भी बेस पर रखी जा सकती है, लेकिन अक्रूवल बेसिस पर जो अकाउंट्स हैं वो ज़्यादातर तैयार किए जाते हैं। जैसे ही कोई चीज़ आपने कमा ली है, कोई इनकम आपने कमा ली है, तो आपने उसका रिकॉर्ड कर लेना है। इसीलिए आपने जो क्रेडिट सेल होती है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने कोई इनकम का रिकॉर्ड रखा है, आपने किसी इनकम को रिकॉर्ड किया है, तो आप उसके ऊपर उससे साथ जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको भी साथ ही साथ रिकॉर्ड कर लें, ताकि आपको जो नेट इनकम है उसके बारे में पता चल सके। जैसे आपने कोई इनकम कमाई है, आपके पास कोई इनकम हुई है, तो उसकी इनकम के साथ जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उस इनकम को कमाने के ऊपर जो आपका खर्च आया है, साथ ही साथ आप उसको भी मैच कर लें। ठीक है, तो इनकम के साथ एक्सपेंडिचर को भी मैच करने के प्रिंसिपल को कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि बिजनेस को किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी किसी भी पार्टी से छुपानी नहीं चाहिए। यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो सकती है, उसे आपने अपने अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल डिस्क्लोज करना है, छुपाना नहीं है। जैसे बिजनेस के ऊपर कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो सकती है, बिजनेस के खिलाफ कोई केस हो सकता है जिसका अभी कोर्ट के अंदर फैसला आना बाकी है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपने अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करनी है, आपने उसको हाइड करके नहीं
नहीं रखना है, क्योंकि ये किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सिद्धांत कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस को सभी ज़रूरी बातें जो है वो अपने अकाउंट्स के अंदर प्रकट करनी चाहिए, शो करनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, ये जो अभी हमने प्रिंसिपल किया है फुल डिस्क्लोजर का, उसके बिल्कुल अपोजिट है। मटेरियलिटी का मतलब होता है सारता का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं। सारता का मटेरियलिटी का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस की किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है या किसी भी पक्षकार से संबंधित नहीं है, उसको हमने अकाउंट के अंदर नहीं लिखना। यानी बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर किसी भी गैर ज़रूरी बात को अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखा जाएगा। इससे अकाउंट्स जो हैं वो वैल्यूलेस हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो बर्डन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर वही इन्फॉर्मेशन शो करनी है जो किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी पार्टी से रिलेटेड, किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी या रुचि रखने वाले पक्षकार से संबंधित नहीं है, तो आपने उसको बिजनेस के अंदर नहीं दिखाना है। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर आपने एक साल किसी तरह से किसी भी रूल को, किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया है, तो आप उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे। आप अपने हर साल किसी भी तरह के मेथड या टेक्निक में चेंज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट्स जो हैं वो हर साल एक जैसे सेम बनेंगे, होमोजीनियस बनेंगे और आप उसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है।